अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। आपने ये मिसाल तो सुनी होगी, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन हम इस मिसाल को थोड़ा सा ज़रबुल मिसल को थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि अल्लाह तो यकीनी तौर पर मेहरबान नहीं है इस वक्त, लेकिन जिस शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन पर इमरान खान साहब ज़रूर मेहरबान है। और इस ज़रबुल मिसल को हम इस तरीके से ट्विस्ट दे सकते हैं, इमरान मेहरबान तो बुज़दार पहलवान। और बुज़दार की पहलवानी अब हमें खासी हद तक नज़र आ रही है। और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कल अपने जवाब में जो कार्रवाई डाली है, वो कार्रवाई यकीनी तौर पर इस हद तक काबिल सताइश है कि उसका जिक्र करना बनता है। क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को जिस तरीके से घुमाया है, जिस तरीके से फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला लिया है, उससे तो यही लगता है कि उनके साईं यानी इमरान खान साहब उनसे खासे हद तक मेहरबान हैं। और जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार के लिए सत्ते खैर हैं। और इनके साथ साथ यकीनी तौर पर जो उस्मान बुज़दार के और भी जो रूहानी जो उनको सपोर्ट हासिल है वो भी अभी तक वैसी की वैसी मौजूद है। और इसकी वजह से उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामला क्या है? मामला है उस्मान बुज़दार साहब के कुछ असासा जात का जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शो नहीं किए थे। और उस वक्त शो नहीं किए थे जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे पंजाब असम्बली के इलेक्शन को लड़ने के लिए DG खान के अपने हलके से। मामला कुछ ऐसे है कि मई के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस्मान बुज़दार साहब को नोटिस भेजा कि आपने जो असासे शो किए हैं वो असासे इस वक्त आपके जो असासे हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहे। और एक जो प्लॉट है और एक जो लग्जरी गाड़ी आप इस वक्त ओन कर रहे हैं वो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गोशवारों में जाहिर नहीं किए। उस्मान बुज़दार साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जून में उनको 8 जून को उनको एक और नोटिस जारी हुआ और उनको कहा गया कि जनाब आपको मई में भी एक नोटिस जारी किया गया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, अब आपको एक और नोटिस जारी किया जा रहा है। अब अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो सकती है और आपकी रुकनीत को भी मुअत्तल किया जा सकता है। और इसके बाद उस्मान बुज़दार साहब ने इलेक्शन कमीशन के अंदर जवाब दिया। वो जवाब क्या था वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो 2018 के इलेक्शन से पहले अपने जो गोशवारे ज़ाहिर किए उसके अंदर उनके असासों की कुल मालियत 10 लाख रुपए उन्होंने शो की कि मेरे जो असासे हैं उनकी मजमूई मालियत सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाख रुपए है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो असासा जात उन्होंने शो किए थे, इन असासा जात के तहत जो उन्होंने जिसे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स जो अदा किया था 2015 से लेकर 2017 तक उन्होंने 1 रुपया भी इनकम टैक्स की मद में अदा नहीं किया। जबकि 2018 से लेकर 2021 तक यानी कि इन 3 साल जो वो इक़्तिदार में रहे हैं, इन 3 बरसों के दौरान उन्होंने सिर्फ 63,000 रुपए के जो इनकम टैक्स है वो अदा किया। और यकीनी तौर पर ये वो इनकम टैक्स है जो उन्होंने वो जो सैलरी बतौर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब वो जो अर्न कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर ये वो वाला टैक्स है। दीगर आमदनी उन्होंने अपनी ना कोई शो की है और ना ही उस पर वो कोई टैक्स दे रहे हैं। अब ये मामला इस तरह से आगाज़ होता है कि ये शिकायत की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उस्मान बुज़दार साहब ने अपने असासों को छुपाया है। और इस वक्त वो एक बहुत ज़बरदस्त लग्जरी गाड़ी जिसकी मालियत तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की है, लैंड क्रूज़र लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये गाड़ी भी उन्होंने शो नहीं की, जिस पर इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस भेज देता है। अब जब इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजता है तो वो उसमें पेश होते हैं, उनका वकील पेश होता है, वो उनको जवाब दाखिल करता है और इलेक्शन कमीशन के सामने इस बात का इतराफ़ करता है कि इलेक्शन के उस्मान बुज़दार के इस वक्त जो असासे हैं उनकी मालियत तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए, यानी अगर हम इसको देखें तो उनके असासों की मालियत बनती है तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए। लेकिन राउंड फिगर करके उन्होंने कह दिया जी 3.5 करोड़ रुपए के उनके असासे हैं जो उनके अपने नाम पे हैं। इसके अलावा 6 प्लॉट्स हैं उनके पास रेजिडेंशियल जो उनकी एहलिया के नाम है और वो जो एहलिया के नाम है। अब इसके अंदर जो डिटेल्स उन्होंने पेश किया है वो एक रेजिडेंशियल लैंड है उनके पास 14 कनाल की तौसा शरीफ में, जिसकी मालियत उन्होंने बताई है 28 लाख रुपए। 4 कनाल की अराजी है सखी सरवर रोड DG खान पर, इसकी मालियत उन्होंने बताई है 55,000 रुपये। 95 कनाल 18 मरले की एग्रीकल्चर लैंड है, ये DG खान में है, इसकी मालियत उन्होंने बताई है 10,200 रुपये।
163 कनाल का जो अराजी है वो उन्होंने तौसा शरीफ में बताई है 3,47,000 रुपये की। 8 मरले का उनका घर है ग्रीन व्यू हाउसिंग स्कीम मुल्तान में, जिसकी मालियत उन्होंने 10,50,000 रुपये बताई है। एक प्लॉट है 10 मरले का डीजी खान में, जिसकी मालियत उन्होंने 11,65,000 रुपये बताई है। इसके अलावा 199 कनाल की ज़रई अराजी है जो उनका कहना है कि ये मेरे फादर ने मुझको गिफ्ट की थी, लिहाजा इसकी कोई मालियत नहीं उन्होंने शो की। इसी तरह उनका कोई प्लॉट है कैनाल सिटी डीजी खान में, जिसकी मालियत उन्होंने 1,60,000 रुपये बताई है और ये तकरीबन 1 कनाल का प्लॉट है। इसके साथ साथ 10 मरले का एक प्लॉट है तौसा शरीफ में, जिसकी मालियत है 87,565 रुपये। इसके साथ साथ तौसा शरीफ में एक और ज़मीन उनको मिली है जो उनके फादर ने उनको गिफ्ट की है। इसी तरीके से रेजिडेंशियल प्लॉट है उनका, वो उन्होंने 3 जो प्लॉट्स हैं जो उनकी एहलिया के नाम है, एक की वैल्यू 87,000 रुपये है, एक की वैल्यू 30,000 रुपये है, एक की वैल्यू 3,18,000 रुपये है। ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया। अब ये सवाल तो पैदा होता है कि ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतनी सस्ती ज़मीन ये हमारे जो सियासी लीडरान हैं और ख़ास तौर पर जो हुकूमत के लीडरान हैं सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल होती है। बाकी हम जैसे जो गरीब गुरबा हैं उनको तो जो भी ज़मीन मिलती है वो इस भाव पे मिलती है कि कोई बंदा उसको ख़रीदने का तसव्वुर नहीं कर सकता। खैर, जवाब उन्होंने दिया, ये अपनी जायदाद की तफसील बताई और साथ उन्होंने ये बताया कि ये जो मेरे पास इस वक्त लग्जरी गाड़ी है ये मेरे वालिद ने मुझको तोहफे में दी थी और इसके साथ जो अभी मज़ीद जायदाद है वो अभी मैं आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे वालिद सरदार फ़तेह मोहम्मद ख़ान बुज़दार का इंतकाल हो गया था अप्रैल 2019 में और अभी 2 साल गुजरने के बावजूद उनकी जो जायदाद है वो अभी तकसीम के मराहल में है और 2 साल से वो जायदाद अभी तक तकसीम नहीं हुई और जैसे वो जायदाद तकसीम के मराहल से गुजरेगी तो मेरे हिस्से में जो आएगी वो मैं आपको शो कर दूँगा। तो इलेक्शन कमीशन की जो सिक्रूटनी टीम थी, जो स्पेशल टीम बनाई जाती है असासा जात की उसको सिक्रूटनी करने के लिए इंतखाबी गोशवारों के साथ मैच करके, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के ये जो जवाब है इसको सेटिस्फैक्ट्री कहा कि जनाब आपका जवाब खासी हद तक जो है मुतासर कुन है और इससे हम मुतमईन हैं, लिहाजा आपके ऊपर जो चार्जेस हमने लगाए थे, ये जो नोटिस आपको सर्व किए थे वो हम वापस ले रहे हैं। और दिलचस्प बात जो इसके अंदर रिजेम्बलेंस है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर एक सियासतदान अपने असासे शो नहीं करता वो नाअहल करार पाता है, लेकिन एक सियासतदान वो ये कहता है कि 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद और वो सियासतदान इस वक्त पंजाब के आला तरीन हुकूमती ओहदेदार भी हो जिसका नाम वज़ीर आला पंजाब हो और वो उस्मान बुज़दार साहब हो और 2 साल गुजरने के बावजूद रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो उनके अंडर आता है वो उनके वालिद की जायदाद के जो हतमी कागजात हैं उसको भी ना तैयार कर सके, ये इस पर खासी हद तक सवालिया निशान है क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि बंदा किसी न किसी ओहदे पर मौजूद हो तो यूँ चुटकी बजाते सारे काम हो जाते हैं, सब कुछ A1 हो जाता है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल जानिए कि जनाब चीफ़ मिनिस्टर हाउस से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी चीफ़ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ और चीफ़ मिनिस्टर के ये अहकामात हैं, उनका ये ज़ाती काम है, ये ज़रा कर दे तो चंद घंटों के अंदर सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक ये जो सक्सेशन के मराहल हैं उस्मान बुज़दार साहब अभी तक वही तय कर रहे हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि अपोजिशन जो है वो मुसलसल इल्ज़ाम आयद करती है सरदार उस्मान ख़ान बुज़दार पर कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारिक खुर्शीद साहब उनके नाम पर बेतहाशा करप्शन कर रहे हैं और उसके इल्ज़ाम उनका ये है। और तारिक खुर्शीद साहब के बारे में नैब को जब ये शिकायत मिली तो नैब ने उनके ख़िलाफ़ भी एक इंक्वायरी शुरू की एसेट बियॉन्ड मींस यानी आमदन से ज़ायद असासा जात बनाने के इल्ज़ाम में। और अभी तक ये जो इंक्वायरी है इसके अंदर तारिक खुर्शीद साहब ने उस तरीके से पेश नहीं हुए और उस तरीके से सवालों के जवाब नहीं दिए जिस तरीके से अपोजिशन को रगड़ा लगाया जाता है। और जो रिजेम्बलेंस जिसकी मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था वो है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को वो तनख्वाह जाहिर ना करने पर जो उनके बेटे ने उनको दी थी उस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ताहयात नाअहल किया आर्टिकल 62-63 के तहत कि वो सादिको अमीन नहीं रहे। और इस केस के अंदर क्लीन चिट मिल गई है उस्मान बुज़दार साहब को कि उन्होंने जो असासे ज़ाहिर किए वो अभी तक मुकम्मल एक तो नहीं है। दूसरी बात जो अहम पहलू इस इंक्वायरी के अंदर या इस स्क्रूटनी के अंदर जिसको नज़रअंदाज किया गया वो ये है कि 2018 के अंदर जो असासे थे वो
10 लाख रुपए के थे, जो अब बढ़कर 3 करोड़ 50 लाख रुपए के हो चुके हैं, जो वो मान रहे हैं कि हाँ ये मेरे हैं। और जो बाकी जायदाद जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि मेरे वालिद से अभी मेरी तरफ मुंतकिल होनी है, वो जायदाद इसके अलावा है। इसका मतलब ये है कि वो जो 10 लाख से 3.5 करोड़ रुपए के जो उनके सासाजात हुए, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई मेलाफाइडी ज़रूर थी, क्योंकि अगर मेलाफाइडी ना होती तो वो उस वक्त ही वो अपने सासाजात शो कर देते। और फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स की जो ज़ीरो इनकम टैक्स रेशो है वो भी मैंने आपके सामने पेश की कि 2015 से 2017 तक 1 रुपये का इनकम टैक्स नहीं, और 2018 से लेकर 2021 तक मजमूई तौर पर सिर्फ 63,000 रुपये का इनकम टैक्स अदा किया है सरदार उस्मान बुज़दार ने। और ये यकीनी तौर पर अशीरबाद के बगैर अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर अशीरबाद ना हो तो फिर तो हर तरफ से कीड़े भी निकल आते हैं, हर तरफ से इशारे भी मिल जाते हैं, हर तरफ से फ़ैसले भी आ जाते हैं, और उसके बाद नाअहलियाँ भी हो जाती हैं, फिर जिलावतनियाँ भी हो जाती हैं, और दीगर अब मामलात भी शुरू हो जाते हैं, प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाता है, मीडिया वॉर भी शुरू हो जाती है। हुकूमती तर्जुमान PID के दफ्तर में बैठकर कागजात इस तरीके से लहरा कर बताते हैं कि जनाब ये हैं वो कागजात जिनके ज़रिए पाकिस्तान से पैसे बाहर गए और पाकिस्तान से बाहर से पैसे पाकिस्तान आए, और वो चक्कर है, और ये इस तरह का चक्कर चलता है। कभी अकाउंट्स में इस तरह की हेर फेर होती है। इस किस्म के बेशुमार आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ शुरू हो जाता था, लेकिन यहाँ पर इस वक्त मुकम्मल खामोशी तारी है, और ना अपोजिशन इस बात को का किसी भी तरीके से जिक्र कर रही है, और ना ही हुकूमती हलकों की तरफ से इसके ऊपर बात की जा रही है। इसके ऊपर सीधे सीधे जो परवेज़ इलाही फार्मूला होता है ना, मिट्टी पाने वाला, तो ये इस पर उन्होंने सब ने मिलजुल कर मिट्टी डाल दी है। और इस मिट्टी डालने का अब क्या नतीजा निकलेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये जो क्लीन चिट है, अगर ये क्लीन चिट पाकिस्तान के अहम तरीन आइनी इदारे ने, जिसका काम सियासतदानों पर निगरानी रखना है, उनकी मॉनिटरिंग करना है, उसने इस तरीके से करना है, तो फिर पूरे निज़ाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी स्क्रूटनी कमेटी आज तक 7.5 साल का 6.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद PTI की फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला ही नहीं कर पाई, जबकि इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी तरफ से वाज़े अहकामात मिल चुके थे स्क्रूटनी कमेटी को कि उन्होंने पिछले साल अगस्त में यानी कि अगस्त 2020 के अंदर अपनी हतमी रिपोर्ट देनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से हतमी फ़ैसला कर सके। लेकिन अब 1 साल गुजर चुका, यानी कि अगस्त से लेकर इस अगस्त तक 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर स्क्रूटनी कमेटी के अंदर कागज़ आ रहे हैं और कागज़ जा रहे हैं, कोई हतमी रिपोर्ट मुरतब नहीं हो पा रही। इसका मतलब ये है कि इस मामले को भी अब मिट्टी डालने की मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ तैयारी कर ली गई है, बल्कि इस ज़िम्न में हतमी तौर पर आगे बढ़ने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। अब ये फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि PTI बड़े अच्छी तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इन सारे मामलात को जिस तरीके से उलझा रही है और जिस तरीके से टाइम को ड्रैग किया जा रहा है, उससे यही लगता है कि उनकी कोशिश ये है कि इस मामले को अगले इलेक्शन तक तूल दिया जाए, ताकि अगले इलेक्शन आने के बाद ये वाला मामला है ये वो दब जाए, क्योंकि ये टाइम बार्ड हो जाएगा और उसके बाद इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन को इस अहम तरीन मामले पर फ़ैसला देना चाहिए और जल्द अज जल्द फ़ैसला देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह मेहरबान है और गधा पहलवान है, तो बाकी मामलात भी ऐसे ही चलेंगे, अदरवाइज़ इसका कोई आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।